जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 6 की। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 5 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे अग्निवीर प्रैक्टिस सेट 6 की, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। भाग 1 में हमें सामान्य ज्ञान दे रखा है। प्रश्न 1 हमसे पूछ रहा है कि भूकंप का देश किसे कहा जाता है, यानी भूकंप का देश कौन से देश को कहा जाता है। तो हमें ऑप्शन ए दे रखा है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी दे रखा है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी दे रखा है जर्मनी, ऑप्शन डी हमें दे रखा है जापान। तो जो भूकंप का देश है उसे हम किसे बोलते हैं? जापान के लिए बोला जाता है। किसे बोला जाता है? जापान। तो भूकंप का देश हो जाएगा जापान। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 हमें दे रखा है भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है वित्त मंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है वित्त सचिव। तो भारत का जो नीति आयोग है इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? प्रधानमंत्री है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। तो आगे प्रश्न नंबर 3 हमें दे रखा है गोपी गोपी डायरीज कमिंग होम पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए है अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी है चेतन भगत, ऑप्शन सी है सुधा मूर्ति, ऑप्शन डी है अमीश त्रिपाठी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुधा मूर्ति। आगे चलेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 हमें दे रखा है किस राज्य ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की है, यानी कि वो कौन सा राज्य है जिसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य बनाने की जो घोषणा की है वो मध्य प्रदेश ने की है। किसने की है? मध्य प्रदेश। आगे चलेंगे। तो प्रश्न नंबर 5 हमें दे रखा है कि शहर को सात पहाड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है बेंगलोर, ऑप्शन बी हमें दे रखा है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी हमें दे रखा है रोम, ऑप्शन डी हमें दे रखा है सैन फ्रांसिस्को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है? रोम। रोम एक ऐसी सिटी है जिसे 7 पहाड़ियों का शहर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रोम। आगे चलेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 हमें दे रखा है कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि भारत में युवा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है 12 जुलाई, ऑप्शन बी हमें दे रखा है 15 दिसंबर, ऑप्शन सी दे रखा है 12 जनवरी, ऑप्शन डी दे रखा है 12 नवंबर। तो जो भारत में राष्ट्रीय युवा जो दिवस मनाया जाता है वो 12 जनवरी के लिए मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 हमें दे रखा है कि हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, यानी कि हॉर्नबिल त्योहार हमें बताना है कि कौन से राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है नागालैंड, ऑप्शन बी हमें दे रखा है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हमें दे रखा है मेघालय, ऑप्शन डी हमें दे रखा है असम। तो हमें ये बताना है कि जो हॉर्नबिल त्योहार है ये कहां पर मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल जो त्योहार है ये नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हॉर्नबिल त्योहार यहां पर मनाया जाता है क्योंकि नागालैंड की जो स्थापना हुई थी उसके जो पहला दिन होता है उसके उसी दिन हम क्या मनाते हैं? हॉर्नबिल त्योहार मनाते हैं। आगे चलेंगे। तो अगला प्रश्न हमें दे रखा है कि भारतीय वायुसेना की रीढ़ किस लड़ाकू विमान को कहा जाता है, यानी कि भारतीय जो वायुसेना है इसकी रीढ़ किस लड़ाकू विमान को कहा जाता है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है HAL तेजस, ऑप्शन बी हमें दे रखा है सुखोई SU-30 MKI, ऑप्शन सी हमें दे रखा है मिशन 21 वाइसन, ऑप्शन डी हमें दे रखा है मियोयान MiG-29। तो जो वायुसेना की जो रीढ़ बोला जाता है वो किसके लिए बोला जाता है? सुखोई SU-30 MKI के लिए वायुसेना की रीढ़ बोला जाता है। आगे चलेंगे। तो प्रश्न नंबर 9 हमें दे रखा है दिया सलाई किस
किसकी आत्मकथा है, यानी कि बीएसएलआई एक आत्मकथा है और हमें ये बताना है कि ये किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है वाणभट्ट, ऑप्शन सी है नीरद चंद्र चौधरी, ऑप्शन डी है कैलाश सत्यार्थी। तो जो बीएसएलआई जो आत्मकथा है वो कैलाश सत्यार्थी की है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 10 हमें दे रखा है, कह रहा है कि भारत पहला भारतीय कमांडर इन चीफ कौन था, यानी कि भारत का पहला कमांडर इन चीफ कौन था। ऑप्शन ए हमें कह रहा है कि जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन बी हमें दे रखा है फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, ऑप्शन सी हमें दे रखा है जनरल दलवीर सिंह, ऑप्शन डी हमें दे रखा है शरत चंद। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फील्ड मार्शल के एम करियप्पा। यानी कि पहला भारतीय कमांडर इन चीफ कौन था, तो फील्ड मार्शल के एम करियप्पा थे। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 11 हमें दे रखा है, राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी, यानी कि जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसकी रचना किसने की थी। ऑप्शन ए हमें दे रखा है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी हमें दे रखा है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी दे रखा है इकबाल, ऑप्शन डी हमें दे रखा है विवेकानंद। तो जो वंदे मातरम जो गीत है हमारा राष्ट्रीय गीत है, उसकी रचना जो की थी वो किसने की थी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। ऑप्शन ए हमें दे रखा है रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान की स्थापना की थी, जनगण मन, जनगण मनगढ़, जनगण मन। अगर हमसे ये पूछेगा कि राष्ट्रीय गीत की जो रचना की थी वो किसने की थी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगर हमसे पूछेगा राष्ट्रगान, तो राष्ट्रगान का जो रचना की थी वो किसने की थी, वो किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था राष्ट्रगान। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 12 हमें दे रखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमें यह बताना है कि भारत की जो साक्षरता दर है वो कितनी है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है 72.02%, ऑप्शन बी दे रखा है 72.80%, ऑप्शन सी हमें दे रखा है 74.04%, ऑप्शन डी हमें दे रखा है 75.60। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 74.04%। यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी, 74.04% थी। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 13 हमें दे रखा है और कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 का संबंधित है, यानी कि हमें अनुच्छेद 51 का बताना है कि ये किससे संबंधित है। तो देखो जहां जो का खा गा घा जो दे रखे होते हैं या ABCD जो दे रखे होते हैं, इनमें संविधान संशोधन हुआ होता है। तो हमसे पूछा है कि अनुच्छेद 51 का किससे संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार है ये, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार है, ऑप्शन सी है मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन डी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। यानी कि अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों के बारे में लिखा हुआ है। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 14 हमें दे रखा है और कह रहा है कि उदय शंकर का संबंध किस क्षेत्र से है, यानी कि जो उदय शंकर हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं। ऑप्शन ए हमें दे रखा है गायक हैं, ऑप्शन बी नृत्य करते हैं, ऑप्शन सी है पत्रकारिता से संबंधित हैं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो उदय शंकर हैं ये जो अपना संबंध रखते हैं वो नृत्य से रखते हैं। किससे रखते हैं, नृत्य, यानी कि ये डांसर है। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 15 हमें दे रखा है, बास्केटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, यानी कि जो बास्केटबॉल की जो टीम होती है उसमें हमें खिलाड़ियों की संख्या बतानी कितनी होती है। तो इसमें जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 5 होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाए। आगे चलेंगे तो यहाँ से भाग 2 स्टार्ट हो जाता है, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में जो हमें प्रश्न नंबर 16 दे रखा है वो ये कह रहा है कि सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि जो सूर्य है इसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है।
ऑप्शन ए हमें दे रखा है परमाणु संलयन, ऑप्शन बी दे रखा है परमाणु विखंडन, ऑप्शन सी हमें दे रखा है रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन डी हमें दे रखा है यांत्रिक ऊर्जा। यानी कि जो सूर्य होता है, सूर्य में जो ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, परमाणु संलयन। यानी कि जो सूर्य में जो एनर्जी है वो किसके कारण है? तो परमाणु संलयन के कारण एनर्जी उत्पन्न होती है। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 17 हमें दे रखा है, कह रहा है मानव शरीर में आपके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? कह रहा है पाचन तंत्र, ऑप्शन बी दे रखा है श्वसन प्रणाली, ऑप्शन सी हमें दे रखा है प्रजनन प्रणाली, ऑप्शन डी हमें दे रखा है तंत्रिका तंत्र। यानी कि जो हमारे शरीर में होने वाली जो गतिविधियां हैं उस पर जो टोटल नियंत्रण जो करता है वो कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। यानी कि मानव शरीर में आपके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि को नियंत्रित कौन करता है? तो तंत्रिका तंत्र करता है। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 18 हमें दे रखा है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र बताओ क्या होगा। ऑप्शन ए हमें दे रखा है NaCO3, ऑप्शन बी हमें दे रखा है NaCO3 इंटू 7H2O, ऑप्शन गड़बड़ हो गया। ठीक है, इसका जो धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3। मैं लिख देता हूं Na2CO3 इंटू 10H2, ये धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। तो याद रख लेना Na2CO3 इंटू 10H2 जो होता है ये धावन सोडा का सूत्र होता है। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 19 हमें दे रखा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक संक्रमणीय बीमारी है? यानी संक्रमण के द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है? ऑप्शन ए हमें दे रखा है हैजा, ऑप्शन बी हमें दे रखा है सूखा रोग, ऑप्शन सी दे रखा है रिकेट्स, ऑप्शन डी दे रखा है स्कर्वी। तो जो संक्रमणीय जो बीमारी है वो क्या है? हैजा है। हैजा किससे फैलता है? संक्रमण के द्वारा फैलता है। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 20 हमें दे रखा है गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? यानी कि जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है या फिर जो अपनी ओर खींचने की जो क्षमता है उसी को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण जो बल की खोज की है, ऑप्शन ए हमें दे रखा है थॉमस एडिसन, ऑप्शन बी हमें दे रखा है अल्बर्ट आइंस्टीन ने की है, ऑप्शन सी दे रखा है अल्बर्ट आइंस्टीन, अरे सेम हो गया, ऑप्शन डी हमें दे रखा है आइजैक न्यूटन। तो जो गुरुत्वाकर्षण की जो बल की जो खोज की है वो किसने की है? आइजैक न्यूटन ने की है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की है। ऑप्शन नंबर 21 प्रश्न नंबर 21 हमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दहनशील पदार्थ नहीं है? देखो दहनशील का मतलब वो होता है ऐसा पदार्थ जो जल सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे? दहनशील पदार्थ बोलेंगे। जैसे लकड़ी है तो लकड़ी को आसानी से हम जला सकते हैं, तो लकड़ी क्या हो जाएगी? दहनशील पदार्थ हो जाएगी। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्लास्टिक है, कागज है, तो ये सभी कैसी होते हैं? दहनशील पदार्थ होते हैं। अगर हम बात करेंगे तो हमें ऐसा पदार्थ बताना है जो दहनशील नहीं है। इसमें हमें लकड़ी दे रखा है, पेट्रोलियम दे रखा है, पेट्रोल दे रखा है, पत्थर दे रखा है, कोयला दे रखा है। तो लकड़ी, पेट्रोलियम, कोयला ये सभी कैसे होते हैं? दहनशील पदार्थ होते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है हमें पत्थर, ये कैसा होता? दहनशील नहीं होता, इसे हम जला नहीं सकते हैं। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 22 हमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को शरीर निर्माण में सहायक पोषक तत्व भी कहा जाता है? यानी कि ऐसे पोषक तत्व का हमें नाम बताना है जो शरीर निर्माण में सहायक पोषक तत्व भी कहा जाता है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है खनिज, ऑप्शन बी हमें दे रखा है विटामिन, ऑप्शन सी दे रखा है कार्बोहाइड्रेट और वसा, ऑप्शन डी हमें दे रखा है प्रोटीन। तो जो शरीर निर्माण में जो सहायक होता है वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। आगे हम बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 23 हमें दे रखा है पौधों में बीज के माध्यम से होने वाले अलैंगिक प्रजनन को किस रूप में जाना जाता है? यानी पौधों में जो बीज के माध्यम से जो होने वाले अलैंगिक जनन है उसको हम किस रूप में जानते हैं? तो ऑप्शन ए हमें दे रखा है अनिषेक
फलन। ऑप्शन बी हमें दे रखा है असंग जनन। ऑप्शन सी हमें दे रखा है बहुभ्रूणता। ऑप्शन डी हमें दे रखा है जीनिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, असंग जनन। असंग जनन में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है बीज के माध्यम से। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 24 हमें दे रखा है, कह रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है प्रति अम्ल, इसी को हम बोलते हैं एंटी एसिड। क्या बोलते हैं, एंटी एसिड। ऑप्शन बी दे रखा है व्यंजक चूर्ण, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन सी हमें दे रखा है कृत्रिम दूध। ऑप्शन डी हमें दे रखा है NaCl, यानी कि NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। इसे हम बोलते हैं साधारण नमक। क्या बोलते हैं, साधारण नमक। नमक, तो साधारण नमक का फॉर्मूला क्या हो जाता है, NaCl, इसी को हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। आगे हमें दे रखा है व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण का अगर हमसे रासायनिक नाम पूछेगा तो हम बताएंगे CaOCl2। ये क्या होता है, व्यंजक चूर्ण, इसी को हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaOCl2 होता है। नमक देखेंगे NaCl, तो NaCl का जो रासायनिक नाम होता है इसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। ये होता है साधारण नमक। तो हमसे पूछा है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के लिए हम क्या बोलते हैं, प्रति अम्ल बोलते हैं। प्रति अम्ल या फिर एंटी एसिड को ही हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोलते हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 25 हमें दे रखा है, कह रहा है वृक्क का मुख्य कार्य क्या है। यानी कि जो वृक्क होते हैं जैसे हम किडनी बोलते हैं, किडनी का हमें मुख्य कार्य बताना है कि किडनी का मुख्य काम क्या होता है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, यानी किडनी जो हमारी होती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को निकालती है। देखो जो हमारा शरीर होता है या जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इन्हीं के अपोजिट अगर हम पेड़ पौधों को देखते हैं तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस देते हैं। तो भाई अगर हम बोलेंगे कि वायुमंडल में या फिर प्रकृति में जो है वो मनुष्य का होना और पेड़ों को होना बहुत जरूरी है। अगर मनुष्य होंगे तो पेड़ पौधे होंगे, अगर पेड़ पौधे होंगे तो मनुष्य होंगे। हमसे कह रहा है कि वृक्क का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि जो हमारी किडनी होती है उसका हमें मुख्य काम बताना है। ऑप्शन ए हमसे कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। ऑप्शन बी हमसे कह रहा है कि द्रव संतुलन को विनियमित करना और अपशिष्ट उत्पादों को निकालना। ऑप्शन सी हमसे कह रहा है कि ऑक्सीजन निकालना। ऑप्शन डी हमें दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। यानी कि ये डबल ऑप्शन हो गए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, द्रवित संतुलन को नियमित करना। यानी कि द्रवित जो संतुलन होता है उसको नियमित करना और अपशिष्ट पदार्थों को निकालना। ये किसका काम होता है, वृक्क, यानी कि किडनी का काम होता है। किडनी क्या करती है, हमारे शरीर में रक्त का प्यूरिफिकेशन करती है, यानी कि रक्त का शुद्धिकरण करती है और अपशिष्ट पदार्थों को निकाल देती है। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 26 हमें दे रखा है, कह रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम बताओ। यानी कि विटामिन सी का हमें क्या बताना है, रासायनिक नाम बताना है। तो देखो विटामिन का जैसे नाम आता है तो सबसे पहले हम याद रखेंगे कि ऐसे विटामिन बताइए जो जल में घुलनशील होते हैं। तो दो ही विटामिन हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, विटामिन बी और सी। बाकी जितने विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी और सी जो दो ऐसे विटामिन हैं जिन्हें हमें डेली लेने की आवश्यकता होती है, लेकिन बाकी के जो बचे विटामिन उन्हें हमें डेली लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमसे यह पूछा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम बताओ। तो ऑप्शन ए हमें दे रखा है टार्ट्रिक अम्ल। ऑप्शन बी हमें दे रखा है साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन सी हमें दे रखा है थाइनिन। ऑप्शन डी हमें दे रखा है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो जो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 27 हमें दे रखा है, मनुष्य में बड़ी आंख मुख्य रूप से कार्य करती है। यानी कि मनुष्य की जो बड़ी आंख होती है ये मुख्य रूप से क्या काम करती है। तो देखो मनुष्य में दो आंखें होती है, एक छोटी आंख और एक बड़ी आंख। तो जो छोटी आंख की लंबाई होती है वो लगभग 6 मीटर होती है। कितनी होती है, 6 मीटर। ये होती है बड़ी आंख की लंबाई। अगर हमसे पूछेगा छोटी आंख की लंबाई कितनी होती है तो वो होती है 1.5 मीटर लगभग।
ठीक है। तो हमसे ये पूछा है कि बड़ी आंत का काम बताओ कि मुख्य रूप से क्या काम होता है। तो आज के ऑफलाइन बैच में मैंने पढ़ाया था बड़ी आंत, और बड़ी आंत का जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है, अवशोषण करना होता है। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 28 हमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि के अंदर ऊर्जा मुक्ति की दर को नियंत्रित करती है, यानी कि ऊर्जा मुक्ति की दर को कौन नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन ए हमें दे रखा है पीनियल, ऑप्शन बी हमें दे रखा है थायराइड, ऑप्शन सी हमें दे रखा है अग्नाशय, ऑप्शन डी हमें दे रखा है पैराचाइरॉइड। तो जो ऊर्जा की जो मुक्ति को जो नियंत्रित करता है वो कौन करता है, थायराइड करता है। कौन करता है, थायराइड। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 29 हमें दे रखा है, कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विटामिन कौन सा है, यानी कि ऐसे विटामिन का नाम बताओ जो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो हमें विटामिन यहाँ पर दे रखा है विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। तो जो सूर्य के प्रकाश से मिलता है वो कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी मिलता है। ठीक है, आगे चलेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी प्राप्त होता है। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 30 हमें दे रखा है वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, यानी कि जो वायु है उसमें हमें ऑक्सीजन का प्रतिशत बताना है कि ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है। तो ऑप्शन ए हमें दे रखा है 46%, ऑप्शन बी हमें दे रखा है 31%, ऑप्शन सी हमें दे रखा है 21%, ऑप्शन डी हमें दे रखा है 78%। तो वायु में जो ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है वो कितनी होती है, 21% होती है। कितनी होती है, 21%, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो भाग 3 स्टार्ट हो जाता है गणित, और गणित में हम देखेंगे। तो गणित में जो हमें प्रश्न नंबर दे रखा है 31, वो कह रहा है किसी वस्तु को 140 रुपए में खरीद कर 168 रुपए में बेचा गया, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी किसी वस्तु को हमने 140 रुपए में खरीदा और 168 रुपए में बेच दिया, तो हमें लाभ प्रतिशत बताना है। तो पहले हम देखेंगे कि हमें जो सीपी दे रखा है, सीपी हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कितने रुपए की हमने वस्तु खरीदी थी, तो वस्तु 140 रुपए की खरीदी थी। और हमें दे रखा है एसपी, इसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमें कितना दे रखा है, 168 रुपए दे रखा है। अब ये बताइए कि 140 रुपए की हम किसी वस्तु को खरीद के लेके आए हैं और वस्तु के लिए हमने 168 रुपए में बेच दिया, तो जो हमें कुल लाभ हुआ, क्या हुआ, लाभ हमें कितना हो गया, तो लाभ देखेंगे हमें 28 रुपए का हो गया। कितने रुपए का हो गया, 28 रुपए का। लेकिन हमसे लाभ ना पूछकर उसने लाभ प्रतिशत पूछा है, तो अगर हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो हम कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर होता है कुल लाभ और बटे में क्रय मूल्य। बटे में हम क्या लगा लेते हैं, क्रय मूल्य। क्योंकि एक चीज हम याद रखेंगे, जो हम लाभ या हानि निकालते हैं वो हमेशा किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पर। गुणा कितना लगा देंगे, 100, तो हमारे पास लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। लाभ जो हुआ है वो कुल हमें 28 रुपए का हुआ है, और क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, क्रय मूल्य हमारे पास 140 रुपया है। गुणा कितना कर देंगे, 100। यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 14 दूनी 28। 28 को हम 14 से 2 बार में काट देंगे, तो हमारे पास कितना बच गया, 2 गुणा 10, यानी कि आ जाएगा 20%। तो जो हमने कुल जो लाभ कमाया है वो कितना कमाया है, 20% कमाया है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो आगे हमें प्रश्न नंबर 32 दे रखा है, कह रहा है कि 176 प्लस 97, ये स्टार नहीं है, ये क्या है, गुणा है। गुणा 4 प्लस 6 बराबर क्या होगा, यानी कि हमें प्रश्न जो दे रखा है 176 प्लस 97 और गुणा 4 और प्लस कितने, 6 दे रहे थे। तो इसे हमें बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करेंगे, यानी कि 176 प्लस इन दोनों की गुणा करेंगे, 7 चौक 28 के 8 हासिल के 2, 9 चौक 36 और 2 कितना हो जाएगा, 38,
और प्लस हम कितना कर देंगे 6। अब ये सभी संख्याओं को जोड़ ले कितना हो जाएगा, तो 6 और 8 14, 14 और 6 20, 20 का 0 हासिल कितने हो जाएंगे 2, 8 और 2 10, 10 और 7 17 के साथ हासिल का 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, कितना हो जाएगा 570 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 33 हमें दे रखा है 11 14 17 और 20। 11 17 14 20 23 का औसत बताओ। तो हमें पता है कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, औसत निकल के आ जाता है। तो पदों का योग करेंगे यानी कि 11 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 और प्लस के 23। संख्या देखेंगे कुल कितनी है, 1 2 3 4 5, संख्या हमारे पास 5 है। तो वटे में हम कितना लिख लेंगे 5। जोड़ लो ये कितने हो गए, तो जोड़ेंगे यहां पर ये कितना हो जाएगा 25, 25 ये हो गया 17 और 23 कितना हो जाएगा 40। तो ये 65 65 और 20 कितना हो जाएगा 85, 85 बटे में कितने 5, 5 से भाग करोगे 5 एकन 5 बच गए 3 आगे हो गए 35, 5 सत्ते 35, काटेंगे तो 17 बार में कट जाएगा। तो जो औसत होगा वो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। औसत कितना हो जाएगा 17। एक तो तरीका ये रहता है, दूसरा तरीका क्या है कि ये भाई जो हमें संख्या दे रखी है वो 5 संख्या दे रखी है, अगर इनका हम औसत निकालेंगे तो 2 संख्या इधर छोड़ दो और 2 संख्या इधर छोड़ दो, तो जो बीच में जो संख्या आती है वही क्या हो जाता है औसत हो जाता है। अगर संख्या आरोही क्रम में लिखी है तब, तो औसत हमारा कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 34 हमें दे रखा है, कह रहा है कि 1400 के 25% प्लस 900 के 45% का मान क्या होगा। तो देखेंगे हम यहाँ पर 1400 के की जगह हम गुणा लगा लेंगे 25 और परसेंट का चिन्ह हटेगा बटे में 100 प्लस 900 के की जगह हम क्या लगा लेंगे गुणा और कितना 45% बटे में 100। यहां पर अगर हम देखेंगे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, यहां पर भी ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहां पर कितना बच गया 14 गुणा 25 प्लस यहां पर बच गया 9 गुणा 45। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे, 25 चौका 100 का 0 हासिल के 10, 25 एकन 25 और 10 कितना हो जाएगा 35 प्लस 9 की और इनकी गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45 के 5 हासिल के 4, 9 चौक 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, कितना आ गया 405। इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 0 और 5 0, 5 और 0 5 और 4 और 3 7, 755 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 755, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 35 हमें दे रखा है, कह रहा है 9 और 12 का मासा पा क्या होगा, यानी मासा निकालना है। तो मासा की परिभाषा मैंने बताई थी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, मासा की परिभाषा क्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्ण विभाजित करे। तो बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास कितनी है 9, क्या ये 9 से ये दोनों संख्या कटेंगी, अगर 9 से ये दोनों संख्या कट जाएंगी तो हमारा मासा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 तो 9 से कट जाएगा लेकिन 12 9 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर नहीं होगा। इससे छोटी संख्या देखेंगे तो 6 है, 6 से 12 तो कट जाएगा लेकिन 9 नहीं कटेगा, तो 9 भी हमारा आंसर नहीं होगा। आगे हम देखेंगे 4, 4 से ये 12 तो कटेगा लेकिन 9 नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा वीवी आंसर नहीं होगा। आगे हम देखेंगे 3, तो 3 से 9 भी कटेगा 4 भी कटेगा, तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3, यानी कि 9 और 12 का जो मासा होगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मासा की परिभाषा हम याद रखेंगे, मासा की परिभाषा होती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्ण विभाजित करे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 36 हमें दे रखा है कि 19 - 4 प्लस के 6 बराबर क्या होगा। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर देंगे। पहले क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 19 और 6 कितना हो जाएगा 25, 25 में से हम 4 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 21, यानी ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सरल सवाल है।
आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 37 हमें दे रखा है, कह रहा है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 12,500 वर्ग मीटर है, जिसकी लंबाई 125 मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें यहाँ पर एक आयताकार मैदान दे रखा है। देखो आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। अगर ये वाली भुजा ए है तो ये वाली भी ए होगी, अगर ये बी है तो ये वाली भी बी होगी, इसे हम क्या बोलते हैं, आयत। आयत का अगर हम बात करेंगे तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमें यहां पर क्या दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 12,500 बराबर, हमें लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है 125 गुणा हमें चौड़ाई निकालनी है। क्या निकालनी है, चौड़ाई। तो यहां पर अगर हम देखेंगे, अगर हमें चौड़ाई निकालनी है, क्या निकालनी है, चौड़ाई, तो चौड़ाई को हम इधर कर लेंगे और ये क्या पहुंच जाएगा, 125 जो है वो किसके बटे में पहुंच जाएगा, 12,500 के बटे में पहुंच जाएगा 125 से भाग करेंगे तो ये 100 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा, 100। यानी कि जो आयत है, जो उसकी चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी, 100 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 100 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 100 मीटर। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 38 हमें दे रखा है, कह रहा है कि 17, 51 और 68 का मासा बताओ कितना होगा। तो मैंने बताया मासा की परिभाषा वही होती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्ण विभाजित करे। अब देखो यहाँ 17, 51 और 68 दे रखा है। अगर हम देखेंगे जो 68 है, क्या 17 से कट रहा है, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, यानी कि जो इसका मासा होगा वो क्या हो जाएगा, वो मासा हो जाएगा 17। 17 से देखो 17 भी कट जाएगा, 51 भी कट जाएगा, 64 भी कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 39 हमें दे रखा है, हमसे पूछ रहा है कि 2400 का 40% कितना होगा। देखो 2400 का हमें 40% निकालना है। का की जगह हम गुणा लगा देते हैं, परसेंट का चिन्ह हटता है तो बटे में कितने आ जाते हैं, 100। 2 जीरो से हम यहाँ पर 2 जीरो काट देंगे तो 1 जीरो हम ऐसे लिख लेंगे, 4 की 4 गुणा करेंगे 16, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और कितना हो जाएगा, 9, यानी कितना आ जाएगा, 960। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 40 हमें दे रखा है, कह रहा है एक घड़ी को 10% की हानि के बाद 810 रुपए में बेचा जाता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। तो देखो घड़ी का हम क्रय मूल्य मान लेंगे x रुपया। अब घड़ी को 10% की हानि पर बेचा जा रहा है, यानी कि 100 रुपए की घड़ी थी तो उसे हम 90 में बेच रहे होंगे। अरे 10% का मतलब क्या है, 100 में से 10 घटा दो, कितना बचेगा, 90%, यानी हम 90% में बेच रहे होंगे। तो ये जो वस्तु है वो कितने रुपए की बिकती है, 810 रुपए की बिकती है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 9 से काटोगे 9 नेम 81, यानी 90 बार में कट जाएगा। तो यहाँ तो बच गया x बटे 10 बराबर कितना बच गया, 90। 90 के बटे में 1 मान लेंगे, कैची गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। यानी जो घड़ी का क्रय मूल्य था वो कितना था, 900 रुपया था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 41 हमें दे रखा है कि 1.47 प्लस 0.69 माइनस का 1.07 बराबर क्या होगा। तो देखो ये दोनों संख्या प्लस की है, पहले इन्हें जोड़ लेते हैं, यानी कि 1.747 प्लस 0.69, इन्हें अगर हम ऐड करेंगे तो 16 के 6 हासिल का 1, 11 का 1 हासिल का 1, कितना हो जाएगा, 2.16 हो जाएगा। यानी इन दोनों संख्याओं को अगर हमने जोड़ लिया तो 2.16 माइनस का कितना हो जाएगा, 1.07 हमें माइनस करना है। तो देखो यहां पर हम क्या करेंगे, 2.16 माइनस कर देंगे 1.07। अब यहां से माइनस करो इधर, तो यहां पर हो गया 16, 16 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, 9, यहाँ 0 भी बच गया और यहां पर कितना बच गया, 1। यानी कि जो हमारा सही आंसर होगा वो 1.09 होगा, 1.09, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाए। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 42 हमें दे रखा है कि 3 घंटे 45 मिनट सेकंड हैं, यानी कितने सेकंड होंगे, यानी 3 घंटे और 45 मिनट में हमें सेकंडों की संख्या बतानी है। तो देखो पहले 3 घंटे हैं,
3 घंटों के लिए अगर हम मिनट में चेंज करेंगे, 60 से गुणा करेंगे तो ये क्या बन गए मिनट। अब मिनट के लिए अगर हम सेकंड में चेंज करेंगे तो सेकंड में चेंज करने के लिए हम फिर 60 से गुणा कर देंगे, प्लस 45 हमें मिनट दे रखे हैं और 45 मिनट के लिए अगर सेकंड बनाएंगे तो 60 से फिर गुणा कर देंगे। तो ये 2 जीरो तो ऐसे लिख लो, 6 छंग 36, 36 की गुणा हम किससे करेंगे 3 से, 6 3 18 के 8 हासिल का 1, 3 3 और 1 10, ये कितना हो जाएगा 10,800 हो जाएगा। प्लस अब इनकी हम गुणा करेंगे तो 1 जीरो ऐसे लिख लो, 6 पंजे 30 का 0 हासिल के 3, 6 चौक 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। इन्हें अगर हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी कि 10,800 प्लस 2700। इन्हें हम अगर ऐड करेंगे तो जीरो हम ऐसे लिख लेंगे, 7 और 8 15, 5 हासिल का 1 3, कितना हो जाएगा 13,500, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 13,500 सेकंड होगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13,500। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 43 हमें दे रखा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, जिसका व्यास हमें कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर दे रखा है। अब देखो वृत्त क्या होता है, तो ये इस तरह से होता है कुछ, इसके बीच में क्या होता है इसका केंद्र, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या बोल देते हैं त्रिज्या, और पूरी जो दूरी होती है इसे हम क्या बोल देते हैं व्यास, डी से लिख लेते हैं। तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का आधा होता है, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का आधा होता है। अगर हमें त्रिज्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे व्यास का आधा कर देंगे। तो यहाँ पर हमें व्यास ही दे रखा है, कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर दे रखा है, व्यास हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर। अगर हम त्रिज्या निकालेंगे तो हम क्या करेंगे व्यास का आधा कर देंगे, काटोगे क्या बार में कट जाएगा 7 बार, तो जो आर का मान है वो हमारे पास कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान क्या होता है 22/7, और आर कितना दे रखा है हमें 7, लेकिन यहाँ आर का स्क्वायर है तो 7 को हम गुणा में क्या बार लिख लेंगे 2 बार लिखेंगे। यहाँ 7 से एक 7 कट जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 22 गुणा 7 बचेगा। गुणा कर लो इनकी, 7 दूनी 14 के 4 हाथ से लिखे 1, 7 दूनी 14 और 1 15, कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो हमारा क्षेत्रफल निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 44 हमें दे रखा है, कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 6 और x इंटू वाई बराबर 8 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें ऐसी संख्या बतानी है, x का हमें ऐसा मान बताना है, x और y को जोड़ने पर कितना आ जाए 6 और गुणा करें तो कितना आ जाए 8। कह रहा है यहाँ पर कि x बड़ा है y से, यानी कि जो x है वो बड़ा है y से, यानी x का मान ज्यादा होगा और y का मान कम होगा। तो हमें x का मान बताना है, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ने पर कितना आ जाए 6। तो हम कह रहे हैं हम संख्या ले रहे हैं 2 और 4, अगर दोनों को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, अगर दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। कह रहा है कि x का मान बड़ा है, तो x का मान बड़ा है तो x का मान हम कितना ले लेंगे 4 ले लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 45 हमें दे रखा है 3/4 माइनस ब्रैकेट में 1/2 माइनस 1/4, इसका हमें मान बताना है। ये प्रश्न नंबर 45 है, इसका हमें मान बताना है। तो देखो बोर्ड मास के अनुसार हम सबसे पहले क्या करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 3/4 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, माइनस इन दोनों का हम लासा ले लेंगे, कितना आ जाएगा 4, 2 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 की गुणा हम किससे कर देते हैं 1 से, तो 2 1 2, ये ब्रैकेट बंद कर लो। 4 से भाग करेंगे 4 में 1 बार जाएगा, और 1 की गुणा अगर हम ऊपर वाले 1 से करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। यहाँ तो हो गया 3/4 माइनस 2 में से अगर 1 जाएगा कितना बचेगा 1 बटे में कितना है 4। अब देखो इस वाली भिन्न को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनका हर समान है, हर कितना है 4 है, ऊपर वाली संख्या अंश, नीचे वाला क्या होता है हर। जब हर समान होता है तो हर को हम ऐसे लिख लेते हैं, और ऊपर अगर संख्या घट रही है तो घटा देते हैं, जुड़ रही है तो जोड़ देते हैं।
3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2/4। 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 1/2। यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1/2। आगे चलते हैं। हमें भाग 4 दे रखा है तर्क शक्ति, यानी यहां से रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है। और रीजनिंग में जो हमें 40 नंबर सवाल दे रखा है वो ये कह रहा है कि किसी कूट भाषा में POOR को ये लिखा जाता है, तो ये बताओ MENT को क्या लिखा जाएगा। यानी कि POOR इसे लिखा जाता है TSSV। तो हमें ये बताना है MENT के लिए क्या लिखा जाएगा। तो P देखेंगे 16 नंबर, O देखेंगे 15 नंबर, O देखेंगे 15 नंबर, R कितने नंबर पे आता है 18। यहाँ T आता है 20 नंबर, S आता है 19 नंबर, S आता है 19 नंबर, V आता है 22 नंबर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो भाई 16 से 20 पर गए यानी कि 4 ऐड कर रहे होंगे, फिर 15 से 19 पर गए 4 ऐड कर रहे होंगे, फिर यहाँ पर 15 से फिर 19 पर गए तो 4 ऐड कर रहे होंगे, 18 से 22 पर गए यानी कि 4 ऐड कर रहे होंगे। कहने का मतलब ये है कि हर लेटर में हम 4 ऐड कर रहे हैं। तो M देखेंगे 13 नंबर, E देखेंगे 5 नंबर, N देखेंगे 14 नंबर, T देखेंगे 20 नंबर। हर किसी में 4-4 ऐड कर दो। 13 में 4 ऐड करोगे 17, 5 में 4 ऐड करोगे 9, 14 में 4 ऐड करोगे 18 और 20 में 4 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 24। 17 नंबर पे क्या आ जाता है Q, 9 नंबर पे I, 18 नंबर पर R और 24 नंबर पर क्या आ जाता है, तो 24 नंबर पर आ जाता है X। यानी कि हमारा जो सही आंसर होगा वो QIRX हो जाएगा। QIRX हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 47 हमें दे रखा है, कह रहा है कि 6, 7, 9, 14, 12, 21 आगे क्या आएगा। तो आगे वाला हमसे पूछा है क्या आएगा। तो देखो इसमें आगे वाला निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो 1 का अंतर है, यहाँ देख रहे हैं 2 का अंतर है, यहाँ देख रहे हैं तो 5 का अंतर है, तो इस तरह से कुछ नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, एक छोड़कर एक संख्या को देखेंगे। तो देखो यहाँ पर 6 से 9 आया, 9 से 12 आया, 12 से आगे क्या बनेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 से 9 आ रहा है यानी कि 3 ऐड कर रहे हैं। भाई 9 से 12 आया, 3 ऐड किया होगा, और 12 से आगे क्या आएगा, तो इसमें भी 3 जोड़ दो। तो 12 में 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 15। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 48 हमें दे रखा है, कह रहा है कि 17:289 और समान अनुपात 21 अनुपात आगे क्या आएगा। यानी कि यहां पर हमें देखना है कि 17 से 289 आ रहा है, तो किस तरह से आ रहा है। फिर उसी तरह में हमें देखना है कि 21 से आगे कौन सी संख्या आएगी। तो हम देख रहे हैं कि जो 17 का स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है। ऐसे अगर हम 21 का स्क्वायर देखेंगे, क्या देखेंगे 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाता है 441 हो जाता है। यानी आगे वाली जो संख्या होगी, वो आगे आने वाली जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 441, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे हमें प्रश्न नंबर 49 दे रखा है, कह रहा है एक कतार में 20 व्यक्ति बैठे, यानी कि जो कतार है यानी जो पंक्ति है, पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं 20 लोग बैठे हैं। इसमें कुल जो टोटल बैठे हैं वो 20 लोग बैठे हैं इसमें। कह रहा है तो उसमें एक का उसमें कह रहा है तो उसमें से एक का बाईं ओर से 15वां स्थान है, यानी बाईं ओर से देख रहे हैं इधर से, तो कौन सा स्थान है 15वां है। तो कह रहे हैं तो उसका, अरे इसमें एक गड़बड़ है, इधर दायां लिख लो, दाईं। तो दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा, तो जोड़ने के बाद और एक घटाने के बाद अगर 20 आ जाएगा तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं अगर 5 लेंगे दाईं ओर से, अगर हम 5वां स्थान ले रहे हैं तो 5 और 15 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, और 20 में से अगर हम एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हम बी लेंगे। तो बी में अगर हम देखेंगे कि 15 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 21, और 21 में से एक कम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 50 हमें दे रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से सातवां अक्षर कौन सा होगा, यानी बाईं ओर से हमें सातवां अक्षर बताना है कि कौन सा होगा, तो वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि जी हो जाएगा। अगर एक अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हम देखते हैं तो ए से जेड की ओर चलते हैं, ए से जेड की ओर चलेंगे तो इसका मतलब ये है कि बाईं तरफ से हम दाईं ओर चल रहे हैं। तो बाईं ओर से अगर देखेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो सातवां अक्षर आएगा वो क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, सातवां जो अक्षर होगा वो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं सभी लोगों के लिए समझ में आएगा। ऐसे हमारी क्लास से जुड़े रहे। धन्यवाद।